Welcome everybody to this 13th video lesson of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. And in this video, we are going to focus upon revolution by the liberals in German Confederation. And two very important topic of the chapter that we are going to discuss in this video, it is Frankfurt Parliament and प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो चलें शुरू करें। तो वेलकम अगेन to this part 13 of Rise of Nationalism in Europe. As we came to know that in this video we are going to discuss about revolution of the liberals in German Confederation. We will discuss about Frankfurt Parliament and German unification. So our topic is revolution of the liberals. So although we have to read this revolution of the liberals in German Confederation, but so many students ask me to explain who are liberals, who are liberal nationalists. So actually you already have read it in class 9, liberals ideology, but even though I will summarize you first and then we will begin the chapter. Now liberalism, what it is a political and moral philosophy, and this philosophy is based upon liberty and equality. So liberalism, what it is a political and moral philosophy and based on liberty and equality. They generally support, that means liberals generally support फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड। अब इसको थोड़ा इम्फेसाइज करो। एक तो फिलॉसफी का मतलब समझ लो कि जो हमारी मान्यताएं होती हैं, जो हमारी धारणाएं होती हैं, जिसमें हम बिलीव करते हैं, और ऐसे दर्शन मीन्स मोटे तौर पे यहाँ ऐसे समझो कि हमारी जो धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, जो हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो ये हमारी फिलॉसफी है यहाँ पे। तो लिबरलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, पॉलिटिकल और मॉरल, जो कि आधारित है, किस चीज़ पे आधारित है? लिबर्टी एंड इक्वलिटी पे। तो लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। दे मीन्स लिबरल्स जनरली सपोर्ट फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड। तो थोड़ा सा इम्फेसाइज करो कि ये लिबरल हैं कौन, कहाँ से आए हैं? दिस लिबरल्स आर आउटकम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब कि हम लोग पहले पढ़े कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण समाज में एक नए वर्ग, मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये न्यू मिडिल क्लास जो थे, इसी न्यू मिडिल क्लास में कुछ नेशनलिस्ट थे, इसी मिडिल क्लास के कुछ लोग नेशनलिस्ट थे जो नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। और जो नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, तो एक्चुअली उनकी फिलॉसफी क्या थी, किस फिलॉसफी को वो बिलीव करते थे? अगर वो लिबरल फिलॉसफी को बिलीव करते थे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? लिबरल नेशनलिस्ट। तो ये लिबरल आए कहाँ से? मेनली ये न्यू मिडिल क्लास थे, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण आए थे। और चूँकि वो बिजनेस क्लास होते थे, तो इसीलिए उनका बिजनेस इंटरेस्ट देखो किस चीज़ में है? फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट मीन्स कम से कम गवर्नमेंट की दखलंदाजी हो, इंडिविजुअल राइट्स अपार्ट फ्रॉम, ये तो इकोनॉमिक स्फीयर में कैसा, तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड एक्सेट्रा वो चाहते थे, क्योंकि ये उनके बिजनेस इंटरेस्ट की बात थी। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो बिलीव इन इंडिविजुअल राइट्स। They wanted the people should have individual rights, both civil right as well as human rights. Apart from that, they were supporter of capitalism in economic sphere. In economic sphere, they were supporter of capitalism, democracy, secularism, gender equality, racial equality. यहाँ पे एक और चीज़ इम्फेसाइज करो, जेंडर इक्वलिटी। तो देखो कोई भी इस तरह की जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो ऐसा नहीं कि मतलब स्टैटिक होती हैं। ये आइडियोलॉजी समय और स्थान के साथ इनमें परिवर्तन होता है।
तो अगर शुरुआत में अप टू 19th सेंचुरी के लिबरल्स की बात करें तो दे डिड नॉट बिलीव इन जेंडर इक्वलिटी. लिबरल्स अप टू 19th और इवन अप टू लेट 19th सेंचुरी दे वर नॉट सपोर्टर ऑफ जेंडर इक्वलिटी. लेकिन जैसा बताया कि कोई भी आइडियोलॉजी है, कोई भी फिलॉसफी है, तो वो स्टैटिक नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है और समय और स्थान के साथ उसमें चेंजेस आते हैं. तो लिबरल्स की बात करें तो अब किसी भी आइडियोलॉजी की बात करो तो अभी कुछ रिलीजियस ग्रुप को छोड़कर दुनिया में जितने भी आइडियोलॉजिकल ग्रुप हैं वो सब जेंडर इक्वलिटी को ऑथेंटिकेट करते हैं. और समय और स्थान के साथ जो डेफिनेशन बोले वो चेंज होता है. कि मान लो कि 100 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कहता कि वुमेन शुड हैव राइट टू वोट, तो लोग कहते पागल हो गया है, क्या बोलता है जो भी. लेकिन आज अगर कोई कहे कि वुमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट, देन पीपल विल से कुछ भी. तो दैट मीन्स व्हाट अ डिफरेंस is in the perception of the society. तो that means जो हमारे आइडियोलॉजिकल ग्रुप हैं उनके भी परसेप्शन में चेंजेस आएंगे. तो now it is true that liberal advocate gender equality, but it was not true. जब जिस समय की बात हम लोग पढ़ रहे हैं उस वक्त वो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते थे, स्पेशली राइट टू वोट टू वुमेन, स्पेशली राइट टू वोट टू वुमेन. अपार्ट फ्रॉम दैट दे वांट रेशियल इक्वलिटी, freedom of individual, freedom of press, freedom of religion, freedom to form association, etc. तो एक्चुअली ये तो हो गया लिबरलिज्म. तो मोटे तौर पे समझ सकते हो लीबर वर्ड ही बना है. लिबरलिज्म वर्ड ही कहाँ से आया? तो लिटरल टर्म लैटिन रूट लीबर से आया है जिसका मतलब होता है फ्रीडम. तो एक्चुअली इट इज़ बेस्ड अपॉन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल. नाउ जो नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? वो नेशनलिस्ट हैं जो नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं और लिबरल आइडियोलॉजी से गाइडेड हैं. तो ऐसे लिबरल जो कि नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, मतलब वो नेशनलिस्ट भी हैं, लिबरल भी हैं, तो उनको क्या कहा गया? लिबरल नेशनलिस्ट. तो ऐसा ही एक बिजनेस ग्रुप मिडिल क्लास पीपल जर्मन कन्फेडरेशन में रिवॉल्यूशन कर रहा था. किस लिए? जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए. अब एक चीज़ और एम्फेसाइज कर लो यहाँ पे कि जैसे मान लो नेशनलिस्ट हैं, तो नेशनलिस्ट भी मेनली दो तरह के होते हैं. एक सिविक नेशनलिस्ट, तो ये लिबरल नेशनलिस्ट को ही हम क्या कहते हैं? सिविक नेशनलिस्ट और ऐसे एथनिक नेशनलिस्ट भी नेशनलिज्म भी होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसको हम एथनिक नेशनलिज्म कहेंगे. और अगर all the citizens regardless of their caste, creed, religion, etc. they wanted to create a nation state, then it is called civic nationalism. तो for example पाकिस्तान is an example of ethnic nationalism. ये एक राष्ट्र बना, धर्म के नाम पे राष्ट्र बना, तो पाकिस्तान is example of ethnic nationalism, whereas India is example of civic nationalism. किसी जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, रिलीजन मतलब इनके आधार पे ये नेशन नहीं बना. बट तो नाउ वी कुड अंडरस्टैंड कि ये लिबरल नेशनलिस्ट जिसकी बात करते हैं, एक तो ये लिबरलिज्म आइडियोलॉजी से गाइडेड है और नेशनलिस्ट मतलब कौन से नेशनलिस्ट हैं? सिविक नेशनलिज्म को वो प्रमोट करते हैं. लिबरल नेशनलिस्ट सिविक नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं. तो नाउ टॉपिक पे आते हैं हम लोग. तो ऑन 18th मई 1848, मंथ याद रखोगे, ऑन 18th मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन. बेल बजा रहे थे, बैनर्स थे उनके हाथ में. प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. तो इसमें 831 डेलीगेट्स, ये डिप्टीज़ थे सारे, जितने भी कन्फेडरेशन थे सारे कन्फेडरेशन के डिप्टीज़ भी इसमें थे और साथ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो थे ही. दे मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन. ये
कन्वेन कहाँ किया गया था ये पार्लियामेंट? तो सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च कहाँ था? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट कहाँ था? जर्मन कन्फेडरेशन में। तो ऑन 18th May 1848, 831 elected representative marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convene in the Church of St. Paul. तो ज़्यादा कुछ नहीं याद रखोगे, ये मई 1848 में चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये कन्वेंशन बुलाया गया था और इसी कन्वेंशन को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम दिया गया, क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट में हुआ था तो इसलिए। नाउ दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फेडरल इलेक्शन वी आर हेल्ड। यहाँ पे देखो 38 स्टेट में, ये 30 ऑल टुगेदर 39 स्टेट थे, बट इलेक्शन 38 स्टेट में हुआ था और इलेक्टेड मेंबर जो थे 585 थे। बाकी 831 डेलीगेट्स जो वहाँ पे देखे उसमें डिप्टीज़ थे, बहुत सारे ऐसे रीज़न जिसके प्रिंस, क्राउन, डिप्टीज़ ये सब भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो ऑल टुगेदर 831 डेलीगेट्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन। एक और चीज़ जान लो, अभी तक जर्मनी नहीं बना है, अभी तक जर्मनी बना नहीं है, एक नेशन स्टेट क्रिएट नहीं हुआ है। ये पहला प्रयास जर्मनी के यूनिफिकेशन का किया जा रहा है, किसके द्वारा? लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा। और ये एक्चुअली जर्मनी, ये एक वर्ड डिराइव हुआ था जर्मेनिया से, जो कि लैटिन वर्ड है, और ये प्रचलन में कब से आया? तो जूलियस सीजर ने ईस्ट ऑफ द राइन रिवर में जो लोग रहते थे उनको जर्मन कहना संबोधित किया और उसके बाद वो पूरा रीजन जर्मनी के नाम से धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में जाना जाने लगा। तो एक्चुअली अभी जर्मनी नेशन बना नहीं है। नेशन बनाने के लिए जर्मनी को ये पहला प्रयास लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा किया गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करके। मतलब कि फर्स्ट स्ट्राइविंग इफर्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी was done by liberal nationalists by establishing फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो चलो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो गठित हो गया। इसके बाद दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनिफाइड जर्मनी। दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनिफाइड जर्मनी, जर्मन नेशन, हेडेड बाय अ मोनार्च। मतलब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन कन्फेडरेशन के लिए बना, मतलब यूनिफाइड जर्मनी के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इस पार्लियामेंट के द्वारा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा। एंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन it was stated that Germany will be a monarchy subject to a parliament। तो देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, मतलब हेड ऑफ द जो जर्मनी का हेड होगा वो एम्पायरर होगा, मतलब हेरिडिटरी रूलर होगा, तो मोनार्की हो गई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और देयर विल बी पार्लियामेंट ऑल्सो, देयर विल बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो। तो व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर द क्राउन, यहाँ जो अलग अलग कन्फेडरेशन के डिप्यूटीज थे जो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ डिप्यूटीज ऐसे भी थे जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को अपोज कर रहे थे, जहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया था यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर द क्राउन ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट दे आर सब्जेक्ट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स they will have to work according to the constitution and also their power will be confined by the parliament. So actually when crown was offered to the then Prussian king Friedrich Wilhelm IV, the then Prussian king Friedrich Wilhelm IV, king of Prussia, he rejected it and joined hand with other monarchs. तो एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे हम लोग करेंगे कि वाई प्रूसियन किंग विलियम IV रिफ्यूज द क्राउन। तो समझ सकते हो कि ये क्राउन रिफ्यूज़ करने का मुख्य कारण क्या था। एक तो जितने भी मोनार्कियल पावर थे उनमें से अधिकांश लोग इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का विरोध कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 कि एम्पायरर तो वो बन जाता यूनिफाइड जर्मनी का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करना होता, पार्लियामेंट के दबाव में काम करना होता। तो एक्चुअली वो नाम मात्र का ही एम्पायरर होता।
ठीक है, एक समय के लिए वो सोच सकता है कि हम पूरे, आज प्रसिया के राजा हैं, अब पूरे जर्मनी के राजा बन जाएंगे, लेकिन प्रसिया के राजा ही सही हैं, जो मर्जी है अपने कर सकते हैं, लेकिन पूरे जर्मन का राजा बनेंगे, लेकिन पावर तो होगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करना है और मेन पावर पार्लियामेंट के हाथ में होगा। तो एक्चुअली दैट वाज द रीज़न व्हाई फ्रेडरिक विलियम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन एंड जॉइंड हैंड विद अदर मोनार्च। तो ये मैप देख सकते हो, दिस इज मैप ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन। थोड़ा इससे और क्लियर कर लो। देखो जर्मन कन्फेडरेशन, ये जो अभी जिसको यूनिफाइड जर्मनी की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली जर्मन कन्फेडरेशन ये जो बनाया गया था, ये ऑटोमन एम्पायर से ही रिलेटेड था। हॉली ऑटोमन एम्पायर के अधीन ये सारे रीजन हुआ करते थे कभी। तो एक्चुअली हॉली रोमन एम्पायर तो 1806 में ही समाप्त हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार इसमें बहुत सारे रीजन को नेपोलियन ने जीतकर फ्रांस में मिला लिया था। अल्टीमेटली जब नेपोलियन वियना कांग्रेस वाटरलू में हार गया, तो वियना कांग्रेस में इस जर्मन कन्फेडरेशन की ड्राफ्टिंग बनाई गई और वो सारा रीजन जो हॉली रोमन एम्पायर के अधीन रहा था, उसको इस जर्मन कन्फेडरेशन में शामिल किया गया। तो एक्चुअली द जर्मन कन्फेडरेशन वाज एन एसोसिएशन ऑफ 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो नॉन जर्मन स्पीकिंग हैं और कुछ ऐसे भी स्टेट जो जर्मन स्पीकिंग हैं लेकिन जिनको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है इसमें। Although it was created in the Congress of Vienna in 1815 to coordinate economies of separate German speaking countries। तो एक्चुअली मुख्य कारण इसका ये था कि इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक किया जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उसके लिए एक जर्मन कन्फेडरेशन ये बनाया गया था। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान दोगे कि देखो ये ऑस्ट्रिया का पूरा ईस्टर्न पार्ट जो है वो जर्मन कन्फेडरेशन में नहीं था, वेस्टर्न पार्ट ये जर्मन कन्फेडरेशन में था। उसी तरह से प्रूसिया का भी ईस्टर्न पार्ट जो है वो जर्मन कन्फेडरेशन में नहीं था, बट वेस्टर्न पार्ट ये जर्मन कन्फेडरेशन में शामिल था। तो वाइल द अपोजिशन, ये तो ठीक है, फ्रेडरिक विलियम IV refused to accept the crown and join hand with other monarchs, और एरिस्टोक्रेसी जो थे, मोनार्क जो थे, शुरू से ही इसको अपोज कर रहे थे और उनका अपोजिशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होता गया। द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। देखो सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड, इसका मुख्य कारण ये भी था कि वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में थे कौन, तो सारे वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल थे। और ये जो वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल थे, दे वर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट द वर्कर्स एंड पीशेंट्स एंड आर्टिशंस। उनके डिमांड को बहुत ज़्यादा तवज्जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में नहीं दिया जा रहा था। तो यही कारण है कि वर्कर, पीशेंट्स, ये सब का सपोर्ट धीरे धीरे इनको कम होता गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, और इसी का लाभ उठाकर आर्मी वॉज सेंट बाय द मोनार्कियल फोर्सेस ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन, जो इनको अपोज कर रहे थे उनके द्वारा, और ट्रूप्स वेयर कॉल इन एंड द असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। एक तो मॉरल सपोर्ट धीरे धीरे इसका कम होता जा रहा था और आर्म फोर्सेस वेयर सेंट, एंड अल्टीमेटली दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फोर्स टू डिसबैंड इन जुलाई 1848। तो मई में इसका गठन हुआ था, ऑल्दो जुलाई 1848 में इस पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया। और ये जो पहला प्रयास था लिबरल नेशनलिस्ट का जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, इट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। कारण मुख्य क्या था, तो वही जो पढ़े हम लोग, एक while the opposition of the aristocracy and military become stronger, the social base of the parliament eroded. Also the parliament was dominated by middle class who resisted the demand of workers and artisans,
and consequently lost their support. इन द इन ट्रूप्स वेयर कॉल और पार्लियामेंट डिसबैंड हो गया. इसके अलावा 2 पॉइंट और ध्यान में रखोगे कि काउजेज ऑफ फेल्यूर क्या था. द इनएबिलिटी ऑफ इट्स मल्टीपल मेंबर टू कॉम्प्रोमाइज. 831 डेलीगेट्स थे और कभी वो कॉम्प्रोमाइज उनमें जनरली नहीं होता था. द कन्फेडरेशन वॉज वीकन बाय द राइवलरी बिटवीन द किंगडम ऑफ प्रूसिया एंड द ऑस्ट्रियन एम्पायर. जैसे वहाँ मैप में देखे कि दो बहुत एमिनेंट और सबसे डोमिनेंट एम्पायर जो थे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया, तो दोनों आधा क्षेत्र जो था वो जर्मन कॉन्फेडरेशन में, आधा स्वतंत्र था. वाइल तो इस दोनों के भी जर्मन कॉन्फेडरेशन में किसका आधिपत्य हो, तो इसके लिए ऑल्दो नेपोलियन को तो मिलकर उन्होंने हराया था, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया चारों मिलकर के हराए थे. बट उसके बाद जब जर्मन कॉन्फेडरेशन को अंतिम रूप दिया गया 1815 के वियना कांग्रेस, उसके बाद इस पे वर्चस्व किसका हो, ऑस्ट्रिया का या प्रूसिया का, तो दोनों आपस में राइवलरी थी. ये राइवलरी भी एक कारण था कि द कॉन्फेडरेशन वाज वीकेंड बाय राइवलरी बिटवीन द किंगडम ऑफ प्रूसिया एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर. तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज नॉट सक्सेसफुल. नाउ फ्यू क्वेश्चंस आर देयर. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. तो एक्चुअली इसका एक स्नैपशॉट लेकर के इसको देखोगे, वही जो डिस्कस किए वही चीज़ फिर से है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लोगे. व्हाट वेयर द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल. देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस नहीं किए हम लोग. तो व्हाट वेयर द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है. Large number of women had participated actively over the years. Women had formed their own political association, founded newspapers and taken part in political meeting and demonstration. Despite this, they were denied suffrage right. So although women actively participate in nationalist struggle. What were the outcomes of liberal revolution in 1848. ये जो लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिसके बारे में लोग पढ़े 1848 में, इसका आउटकम क्या था. और इवन लिबरल रिवॉल्यूशन इवन बोले यूनिवर्सल क्वेश्चन है, तो फ्रांस में भी जो 1848 का लिबरल रिवॉल्यूशन था, तो मल्टीपल इम्पैक्ट इन सारे इवेंट्स का 1848 में, और भी अदर जगह जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे लिबरल्स के द्वारा, उनका मल्टीपल इम्पैक्ट क्या था. The conservative forces were not able to restore the old order through they were able to suppress liberal movement. ठीक है, लिबरल मूवमेंट को तो सप्रेस कर दिया गया, लेकिन तब भी जो पुरानी अवस्था कंजर्वेटिव्स की थी वो पुरानी अवस्था नहीं रही, अब वो कमजोर हो चला था. Monarchs were beginning to read that the cycle of revolution and repression, मतलब रियलाइज करने लगे. monarchs were beginning to realize that कि ये रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन ये साइकिल कंटिन्यू होगा. हम लोग जानते हैं कि रिप्रेशन ऑलवेज इज फॉलोड बाय रिवॉल्यूशन. जब भी रिप्रेशन होगा तो निश्चित तौर पे रिवॉल्यूशन होगा, और ये साइकिल ऑफ रिप्रेशन और रिवॉल्यूशन से अगर बचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ कॉन्सेशन ग्रांट करना होगा लिबरल नेशनलिस्ट को. Now they were well convinced that if they want to stop the cycle of repression and revolution, then they will have to grant some concession to the liberals. और यही कारण था कि ये लिबरल रिवॉल्यूशन का ही इम्पैक्ट था कि 1848 के बाद ऑटोक्रेटिक मोनार्च ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस. और कैसा चेंजेस, लिबरल नेशनलिस्ट के फेवर में, जो वो चाहते थे. Now serfdom and bonded labor was abolished in Russia and Habsburg Empire. सर्फडम और बॉन्डेड लेबर जहाँ जहाँ इवन रसिया में और हैब्सबर्ग एम्पायर में भी. हैब्सबर्ग रूल ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867. और हैब्सबर्ग रूलर ने थोड़ा अधिक ही ऑटोनॉमी दिया. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू यू वेदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फेमिनिस्ट और नॉट. तो खुद सोचो. एक चीज़ और देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वुमेन्स वेयर अलाउड टू प्रेजेंट देयर.
but only in the visitors gallery. Women were allowed to be present in the Frankfurt Parliament just as a mere spectator. They were not allowed to participate in the meetings. तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेमिनिस्ट था या नहीं था? वुमेन्स को एटलीस्ट अलाउ किया गया था, वुमेन को एटलीस्ट अलाउ किया गया था कि चलो वो प्रोसीडिंग को देख सकते हैं. तो वेदर यू कुड से इट फेमिनिस्ट और नॉट, ऑल्दो यू विल राइट कि नहीं, फेमिनिस्ट नहीं था कि वुमेन्स वी आर अलाउड ओनली टू बी प्रेजेंट इन द विजिटर्स गैलरी बट we are not allowed to participate in the proceeding. All the women participated in the revolutionary activities with full enthusiasm. So you have to write all the women were allowed to present in the parliament, but as a mere spectator in the visitors gallery. They were not allowed to participate in the convention. Despite active participation in the revolution, women were denied political right to them बाय द लिबरल्स. और ऐसे भी ये जो इलेक्शन हुआ था, तो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, उसमें भी फीमेल सफरेज नहीं दिया गया था. और जो इलेक्शन हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, उस इलेक्शन में भी यूनिवर्सल मेल सफरेज से ही वो इलेक्शन हुआ था. तो इसलिए हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को फेमिनिस्ट नहीं कर सकते. हैंस वी कुड नॉट से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फेमिनिस्ट. नाउ द टॉपिक इज, can army be the architect of a nation? The answer is yes. The way Germany and Italy unified, we could say army could be the architect of a nation. The way Germany and Italy unified, we could say army could be the architect of a nation. So this was Germany before unification and this is Germany after unification. Otto von Bismarck, one of the eminent person who was responsible for German unification. So my dear students, this video is becoming a bit longer and that's why I would like to wind up here and we will continue the German unification in next video. So in next video we are going to have a detailed description of German unification as well as Italian unification. Till then, goodbye and have a nice day.